नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर जो है राज्य व्यवस्था और संविधान की जो सीरीज या श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में हमने एक टारगेट बनाया कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी चीज़ें, ये जितने डाउट्स है वो क्लियर किया जाए। साथ ही साथ मेरा प्रयास ये है कि जो वीडियो आपके तक पहुंच रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और उसको बैठ करके पेन और कॉपी के साथ क्या करिए, वीडियो का कहीं के अध्ययन करिए ताकि चीज़ें नोट करिए और आपकी डाउट जो है और भी बेहतर ढंग से क्लियर हो। जैसे राज्य व्यवस्था का श्रृंखला ख़त्म होगा वैसे ही आपका टेस्ट पेपर भी आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। यानी इधर आप मैटर पढ़िए, फिर आगे आपका टेस्ट पेपर का भी व्यवस्था यहाँ पे कर दिया जाएगा। जिन्हें बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ना है वो जो है संपर्क करके क्लास नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो नंबर दिया गया यूट्यूब पे सर से आप बात करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपको जो फोटोकॉपी और आप जो चार्ज हो वहाँ तक आपका पहुँचा दिया जाएगा। आज का जो देखा जाए टॉपिक है संसदीय कार्यवाही के साधन। ये भी इससे पहले संसद से संबंधित कई टॉपिक है, आपका एक टॉपिक और बन गया संसदीय कार्यवाही के साधन। मतलब संसद की जो कार्यवाही होते हैं उसके कौन कौन से साधन होते हैं। एक आपका बनता है, यहाँ टॉपिक बनता है प्रश्नकाल। नाम से ही लग रहा है कि ऐसा काल जिसमें प्रश्न का अगर देखा जाए क्या होता, प्रश्न पूछा जाता, उसका उत्तर दिया जाता। आप जानते हैं जो संसद का पहला घंटा होता है उससे प्रश्नकाल कहते हैं। सामान्यतः 11 बजे से जो होता संसद की शुरुआत होती है, तो 11 से 12 यह कह सकते हैं कि एक टर्म है। संसद का पहला घंटा जो होता वो क्या होता, प्रश्नकाल, यानी प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। यानी सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और संबंधित मंत्री जो होते हैं उसके उत्तर देते हैं। तो प्रश्नकाल जो होता है संसद का पहला घंटा होता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं। प्रश्न कौन पूछते हैं, सदस्य पूछते हैं, उत्तर कौन देते हैं, मंत्री देते हैं। 3 प्रकार के आपका पूछे जाते हैं। आपका प्रश्नकाल में प्रश्न एक तारांकित हो गया, एक अतारांकित हो गया, एक अल्प सूचना प्रश्न। इन तीनों से क्वेश्चन आपका देखिएगा किसी न किसी दिन, चाहे आपका वनडे हो चाहे आपका बड़े एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता। तारांकित देखा जाए प्रश्न मतलब स्टार लगा रहता है। आपका क्या लगा रहता है, स्टार। इनका जो उत्तर होता है मौखिक होता है और रंग क्या होता है, हरा होता है। ध्यान दीजिएगा, तारांकित प्रश्न जो होते हैं जिसपे स्टार लगा रहता है, जिसका रंग हरा होता है, उसके उत्तर क्या होते हैं, आपके मौखिक दिए जाते हैं। यानी सदस्य द्वारा अगर तारांकित प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर जो होता है आपका मंत्री क्या देगा, आपका मौखिक रूप से देगा। इसका जो रंग होता है कैसा होता है, हरा होता है। अतारांकित प्रश्न में जो होता है उत्तर जो होता है लिखित। यहीं पे कंफ्यूजिंग होता है, अ लग जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये मौखिक होना चाहिए। अतारांकित मतलब जिसपे स्टार न लगा हो, जिस कागज का रंग क्या हो, प्रश्न पूछे जाने पर सफेद हो, उस पे जो होता है उत्तर कैसा दिया जाता है, लिखित दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अतारांकित है मतलब जिसपे स्टार नहीं है, जिसका व्हाइट अगर देखा जाए क्या आपका पेपर है, उस पे जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर क्या होता है, आपका लिखित दिया जाता है। तारांकित क्या होता है, मौखिक, इसका क्या जाता है आपका लिखित होता है। अब यहाँ पे देखते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का मतलब होता है कि कम समय दे करके अपनी सूचनाएं क्या करना, मंत्री से मांगना। यानी इसमें दिया गया कम से कम 10 दिनों का नोटिस दे करके कितना पूछ देता कि अल्प सूचना प्रश्न के अंतर्गत कितने दिन की नोटिस दी जाती है, 10 दिन की नोटिस दी जाती है। 10 दिन की नोटिस दे करके आप मौखिक उत्तर पूछ सकते हैं। और अल्प सूचना प्रश्न का जो कागज होता है जो पूछा जाता है हल्का गुलाबी होता है। रंग देखिएगा, तारांकित का क्या होता है आपका, स्टार जो क्या हो जाएगा, हरा होगा। यानी आकाश आप हरा कर दीजिए जो स्टार आपका है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अतारांकित क्या हो जाएगा, सफेद आपका। और लग गया क्या हो गया, रंग खत्म हो गया, सफेद हो गया आपका। अल्प सूचना में रंग क्या होगा, हल्का गुलाबी हो गया। तारांकित और अल्प सूचना के जो उत्तर होते हैं मौखिक होते हैं। सिर्फ अतारांकित, ध्यान दीजिएगा, अतारांकित क्या हो जाता है आपका, लिखित उत्तर आपका दिया जाता है। ये डिफरेंस होते हैं। अब देखिएगा प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल। सामान्यतः 12 से 1 बजे, जो इस समय 12 से 1 बजे का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, आप देखिएगा शून्यकाल कहते हैं आपका। इसका देखा जाए प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है। जो संसदीय प्रक्रिया है आपका उसमें शून्यकाल का उल्लेख नहीं होता। बिना पूर्व सूचना के मामले उठाए जाते हैं। शून्यकाल बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि भयभीत वाला काम होता है। मतलब इसमें कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी मंत्री से कोई सदस्य प्रश्न पूछ लेता है और उसे तुरंत उत्तर देना रहता है, स्नातिका होता। ये जो काल होता है कहीं न कहीं देखा जाए
एक तरीके से दे सकते हैं कि संशय का काल होता है, और इस काल में बिना पूर्व सूचना के कोई मामले उठाया जाता है, उस मामले पे जो होता है चर्चा कराया जा सकता है। इस नाते देखा जाए ये काल कहा जाता है एक तरीके से लोगों के मन में भय और डर पैदा करता। तो बिना पूर्व सूचना के मामले उठाए जाते हैं, इनका प्रक्रिया नियमों कोई उल्लेख नहीं है। संसदीय प्रक्रिया में अगर देखा जाए भारतीय नवाचार है, अर्थात शून्यकाल हमने दुनिया के किसी अन्य देशों से नहीं लिया, ये केवल क्या हुआ भारत के क्या नवाचार है, ये अपनाया गया 1962 से। यानी शून्यकाल कब से चल रहा, 1962 से। तो शून्यकाल आ गया, प्रश्नकाल का पहला घंटा प्रश्नकाल हो गया। उसके बाद क्या आता, शून्यकाल 12 से 1 होता है। शून्यकाल का प्रक्रिया नियम उल्लेख नहीं होता है, बिना पूर्व सूचना के मामले उठाए जाते हैं। संसदीय प्रक्रिया का भारतीय नवाचार है 1962 से क्या है, जारी है। आगे देखते हैं प्रस्ताव आता। प्रस्ताव में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कोई अगर प्रस्ताव लाना चाहता कोई सदस्य या मंत्री जो भी है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, तो इतना ध्यान देना पड़ेगा पीठासीन अधिकारी की अनुमति क्या होती है, आवश्यक होती है। पीठासीन अधिकारी का मतलब होगा कि राज्यसभा का क्या होगा, राज्यसभा का सभापति, और लोकसभा का क्या होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। जब तक इनकी अनुमति नहीं होती है तब तक कोई भी मामला जो होता है आप सदन में नहीं ले सकते हैं। इसलिए आते लोक महत्व का पहला क्या होना चाहिए, लोक महत्व के किसी भी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी का कोई बहस नहीं होगा। और दूसरा, मंत्री व गैर सरकारी सदस्यों द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर देखा जाए प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, एक निंदा प्रस्ताव है, एक क्या अविश्वास प्रस्ताव, और भी होते हैं। लेकिन यहाँ से देखा जाए क्वेश्चंस भी आते हैं, खासकर यहाँ पीसीएस तक क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 से लेकर के पीसीएस तक। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या है, इसे लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता। अगर निंदा प्रस्ताव लाया जाता, निंदा अगर देखा जाए तो वास्तव में देखा जाए सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार का कोई मंत्री है उसके मंत्री विशेष या संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कह सकते हैं सरकार के क्या होता है, निंदा के लिए लाया जाता है। तो इसे लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को आवश्यकता नहीं होती कारण की। ध्यान दीजिएगा, निंदा प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो उसको कारण बताना अनिवार्य होगा, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को जो होता है अगर लोकसभा में लाया जाता है तो कारण बताना अनिवार्य नहीं है। ये एक मंत्री या मंत्रियों या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा एक मंत्री का भी हो सकता है, कई मंत्री का हो सकता है, या संपूर्ण मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब मोदी की सरकार या हमारा सरकार, आपका सरकार, सरकार का मतलब मंत्रिपरिषद। तो जो निंदा प्रस्ताव होता है एक मंत्री या मंत्रियों या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के कुछ नीतियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव जो होता है मंत्रिपरिषद के कुछ नीतियां होती है उसी के खिलाफ लाया जाता है। यहाँ क्या होता है, मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव नीतियों के खिलाफ लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि क्या मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास है कि नहीं। दिया गया है यहाँ पे, लोकसभा में पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो कोई जरूरी नहीं कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे, अर्थात सरकार त्यागपत्र दे, अर्थात जो मोदी सरकार है वो त्यागपत्र दे अगर निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो निंदा प्रस्ताव पारित होने से कोई जरूरी नहीं कि वास्तव में क्या हो, सरकार त्यागपत्र दे या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे। यहाँ पे क्या होता है, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इतना ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा, ये विपक्ष द्वारा। अगर सामान्यतः देखा जाए ये भी किसके द्वारा, विपक्ष द्वारा। और इसी के खिलाफ जो होता है विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव ये लाया जाता है आपका सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, सत्ता पक्ष। अगर विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद बना रहेगा, सरकार बनी रहेगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, तो सरकार क्या जाएगी, गिर जाएगी। तो ये अंतर है कि निंदा प्रस्ताव में एक मंत्रियों पूरे मंत्रिपरिषद, और विश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के लिए होता है। इसके पारित होने से सरकार पे कोई ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से सरकार पे विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो होता है सरकार की नीतियों के खिलाफ आलोचना के लिए लाया जाता है। ये मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत है कि नहीं,
वहां विश्वास है कि नहीं, उस संदर्भ में लाया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और आ जाता है जिसे कहते हैं आपका एक तरीके से निंदा प्रस्ताव हो गया और विश्वास प्रस्ताव हो गया स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए जो सदन की कार्यवाही चल रही है उसे स्थगित कर दिया जाता है। यानी स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लिया जा सकता है। यानी स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि जो कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। यदि देश में कोई लोक महत्व का मुद्दा आता है तो उस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता होती है, तो सदन के पीठासीन अधिकारी की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव ला करके जो कार्यवाही चल रही है उसे स्थगित करके आगे जो महत्व के मुद्दा या महत्वपूर्ण मुद्दा आया हुआ उस मुद्दे पे चर्चा की जाती है, उसी क्या कहते हैं आपका स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए इस वीडियो में ये चीजें हैं, अगर आप इसका अध्ययन करें तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरीके का आप जारी करेंगे। जय हिंद।